नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अंधविश्वास पाखंड की दुनिया में एक सबसे बड़ी क्रांति पैदा कर दी और साथ ही साथ यूं कहिए कि उसने अंग्रेजों को भी नाको चने चबवा दिए। और यूं ही नहीं, अंग्रेजों के साथ साथ अंधविश्वास और पाखंड की दुनिया में गोते लगाने वाली सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार को भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हराया। तो साथियों, आप सभी ऐसे महापुरुष का नाम तो जानते ही होंगे और मनुवादियों की तो उनका नाम लेते ही चूल्हे हिल जाती हैं। आप जानते होंगे क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई मामूली काम नहीं किया था। यानी जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के समय भी इन्होंने लोहा लिया और बहुत सारे यानी अंग्रेजों को नाको चने चबवाया और बिल्कुल बेखौफ, डरे नहीं और उनसे भिड़े रहे समानता और भाईचारे के लिए। बचपन से ही उनका जीवन समानता और भाईचारे के लिए कुर्बान था और वो महापुरुष आपके लिए परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन फिर भी आप सभी, हमारे बहुत से साथी आज उनका पूरा परिचय नहीं जानते। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन थे वो महापुरुष जिसने एक सिपाही होते हुए, एक अधिकारी होते हुए, सैनिक, बड़ा सैनिक अधिकारी होते हुए कैसे अपना जीवन एक सामाजिक जागरूकता की तरफ लगा दिया, जो हमारे लिए आज एक बड़ी मिसाल का काम करता है। तो साथियों, वो थे हमारे पेरियार ललई सिंह यादव। साथियों, आज मैं इनका जन्म से लेकर इनके जीवन में आने वाले संकटों के बारे में भी बताऊंगा। कैसे इन्होंने पीड़ा झेली, कैसे इनका जीवन कितना कष्टमय रहा, इनका जीवन समाज के लिए कितना समर्पित था, वास्तव में अनुकरणीय है। आज हमारे समाज में ऐसे महापुरुषों का बहुत बड़ा अभाव है, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि ललई जी का जीवन परिचय ही अपने आप में एक बड़ा ग्रंथ है। तो साथियों, समय न गंवाते हुए मैं शुरू करता हूं कि उनका जन्म कहां हुआ था और कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन में हुई थी जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी। ऐसी घटनाओं के बावजूद भी वो डिगे नहीं, डटे रहे अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए। आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए चलते हैं ऐसे महापुरुष के जन्म के बारे में, जाने कि कहाँ हुआ था उनका जन्म। तो साथियों, ललई जी का जन्म 1 सितंबर 1911 ईस्वी ग्राम कठारा, पोस्ट भारमऊ, तहसील रसूलाबाद, थाना रसूलाबाद, नॉर्थ रेलवे स्टेशन झीझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश की धरती पर उनका जन्म हुआ था। पूर्व में इनका परिवार गांव कोयल, मोजा, बरकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ बसा था। साथियों, इनके जीवन का जो निर्वाण यानी दुखद अंत हुआ वह 7 फरवरी 1993 को हुआ। इनका पूरा जो जीवन रहा है, इनकी उम्र रही है 82 वर्ष 6 माह इनकी उम्र थी। फिर भी अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए जो इनकी उम्र थी, ये काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, क्योंकि ईश्वर ने जिसे यहाँ भेजा है और इतनी लंबी उम्र दे दी अंधविश्वास पाखंड खत्म करने के लिए, ये अपने आप में बड़ी मिसाल है। तो साथियों, आइए जानते हैं इनके परिवार में और कौन कौन लोग थे। इनकी माता का नाम मूला देवी, और इन मूला देवी ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया और इन मूला देवी का निर्माण 1925 ईस्वी में हुआ। इनके पिता लघु जमींदार चौधरी गज्जू सिंह, जो कि अच्छे खासे पहलवान माने जाते थे। इनका निर्माण 1953 ईस्वी में हुआ। बहन इनकी मुन्नी देवी, जिनका विवाह गुरुदयाल से
सरसई नगर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी शिक्षा थी 7वीं तक, मिडिल पास थे। उस समय प्राथमिक शिक्षा कक्षा 4 तक और माध्यमिक शिक्षा कक्षा 7 तक होती थी। साथियों, ये बड़े आश्चर्य की बात है, उस समय की जो शिक्षा थी वह, यानी जैसे प्राथमिक शिक्षा है उस समय कक्षा 4 तक होती थी और आज प्राथमिक शिक्षा 5 तक होती है, और उस समय जो मिडिल स्कूल था वो 7वीं कक्षा तक था, और जो आज मिडिल स्कूल है वो 8 तक है, ये आप सभी जानते हैं। तो साथियों, इनका भाषा ज्ञान भी बड़ा अच्छा था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तमिल, पाली आदि भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी भाषा में विशेष रुचि थी और इनके जो आइकॉन थे, अब्राहम लिंकन, स्पार्टकस को अपना अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन मानते थे और राष्ट्रीय आइकॉन पेरियार, ईवी रामास्वामी और अंबेडकर को मानते थे। साथियों, आप सभी भी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को आप भी अपना आदर्श जरूर मानते होंगे। इनका पहला लेखन 4/4/1944 ईस्वी दुर्लभ डायरी से मिला और रचना का समय 1944 से 1993 ईस्वी तक का इनका मौलिक लेखन रहा है। 1 जुलाई 1922 ईस्वी प्राथमिक विद्यालय लहरापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, उसकी शुरुआत हुई। 1 जून 1928 ईस्वी को मिडिल शिक्षा जूनियर हाई स्कूल सहार, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। यहां से इन्होंने हिंदी और उर्दू वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ 1928 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया, यानी 7वीं पास किया। 1 अगस्त 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक ये फॉरेस्ट गार्ड रहे और फॉरेस्ट रेंज बड़ा गांव, रेलवे स्टेशन खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, भूतपूर्व मध्य प्रदेश, वर्तमान महाराष्ट्र में ये रहे। और जनवरी 1931 ईस्वी यानी आपका दुलारी देवी से विवाह हुआ। वे चौधरी सरदार सिंह यादव की पुत्री थी। वे एक जमीन से संपन्न किसान थे। ये ग्राम जरैला का पूर्वा, मौजापुर, रेलवे स्टेशन रूरा, जिला कानपुर के रहने वाले थे। साथियों, बड़े ही ये सोचने का विषय था कि इतने संपन्न परिवार में इनका विवाह हुआ था, इसके बावजूद भी इनके जीवन की जो ये सामाजिक गतिविधियां थी, ये बड़ी ही अपने आप में बेमिसाल थी। 21 अप्रैल 1933 ईस्वी को कांस्टेबल के रूप में ग्वालियर नेशनल आर्मी में भर्ती हुई। साथियों, और कनिष्ठ लिपिक पद पर सशस्त्र पुलिस कंपनी नंबर 4 बावड़ी, जिला मुरैना, भूतपूर्व जिला यानी ग्वालियर स्टेट, वर्तमान मध्य प्रदेश में वो भर्ती हुए, यानी उनकी नौकरी लगी। दोबारा जो पहली नौकरी थी उसको छोड़कर इन्होंने दोबारा नौकरी की। और साथियों, बड़ी खुशखबरी तो ये थी, 1 जनवरी 1935 को एक पुत्री को जन्म दिया। माँ ने नाम शकुंतला रखा, यानी जो इनकी पत्नी थी उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम शकुंतला रखा। 22 मई 1935 ईस्वी को ग्वालियर नेशनल आर्मी में स्वच्छ पानी की बावड़ी और अछूत भेदभाव को लेकर कांस्टेबल ललई सिंह ने सेना में विद्रोह कर दिया, जिससे इन्हें भारतीय ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से पंडित दिनकर नारायण देव ने सस्पेंड करवा दिया। साथियों, ये कितनी सोचने वाली बात है कि जो समानता और भाईचारे की बात कर रहा है, उससे चिढ़ने वाला, उसको कष्ट देने वाला कौन था? वो ब्राह्मण जो असमानता का द्योतक था, पुजारी था, उसने सस्पेंड करा दिया। 23 मई 1935 ईस्वी इंस्पेक्टर जनरल SD वाटरफील्ड के समक्ष ललई सिंह ने अपनी बात अंग्रेजी में स्वयं रखी। सारे प्रकरण को सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूरे विस्तार से बताया। 25 मई 1935 ईस्वी पेरियार ललई सिंह को सेना में जनरल SG वाटरफील्ड ने पदोन्नति के साथ बहाल कर दिया, यानी कि जो सजा उस ब्राह्मण ने दिलाने का प्रयास किया था, वो सजा जब इन्होंने अपनी बात रखी तो उस अधिकारी ने उन्हें पदोन्नत करके बहाल कर दिया। फिर साथियों देखिए, 1 जुलाई 1936 ईस्वी पेरियार ललई सिंह का सेना में स्थानांतरण चीफ प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर पुलिस एंड अपील्स जिंसी लश्कर में कांस्टेबल ख्वादा के पद पर
हो गया। साथियों सोचिए, ये तरक्की मिली थी उस समय उनकी नौकरी करते हुए। साथियों 15 अगस्त 1937 ईस्वी ललई सिंह जी उच्च पदस्थ हाई कमांडर हुए। 1937 ईस्वी इसी समय उन्होंने अंग्रेजी और मराठी सीखी, क्लरिकल, शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग भी सीखी। आगे कई परीक्षाएं इन्होंने पास की। दुख की बात है कि साथियों 1938 में इनकी पत्नी को क्षय रोग हो जाता है, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। और वह दुखद घड़ी भी आ जाती है। 6 फरवरी 1939 को क्षय रोग यानी टीबी से ग्रस्त होकर उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और आप विधुर हो जाते हैं। साथियों ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। सन 1942 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के आह्वान पर करो या मरो पर इन्होंने ग्वालियर स्टेट और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सोचना समझना लड़ना शुरू कर दिया था। और सन 1945 ईस्वी में बंबई में नेवी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका दमन ब्रिटिश सत्ता ने गोलियां चलाकर किया। इस घटना ने इनके मन पर इतना गहरा असर डाला कि ये यकाएक विद्रोही बन गए। साथियों इनके जीवन का सबसे बड़ा वो दुखद पल फिर दोबारा आन पहुंचा। 12 जनवरी 1946 ईस्वी पुत्री शकुंतला का क्षय रोग से निधन हो जाना। साथियों ये अपने आप में एक बड़ी ही दुखद घटना थी, क्योंकि आपकी पत्नी की भी असामयिक इसी तरह मृत्यु हुई थी और बेटी भी इसी तरह 11 वर्ष की उम्र में काल के गाल में समा गई। साथियों सन 1946 में पेरियार ललई सिंह को आर्मी एंड पुलिस संघ का अध्यक्ष बनाया, जिसे भीखम पाल जैन के संयोजन में नॉन गस्टेड मुलाजिमान आर्मी एंड पुलिस संघ का गठन किया गया था, जिसमें आर्मी और पुलिस के 50-50 जवानों की सहमति थी। साथियों सन 1946 में पेरियार ईबी रामास्वामी ने कानपुर में अछूत पिछड़े अल्पसंख्यकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। यहां अपने नास्तिक सोच के भाषण से उत्तर प्रदेश की जनता को प्रबोधित किया, यानी संबोधित किया। और उनके इन्हीं भाषणों का प्रभाव ललई जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा। और 1 दिसंबर 1946 ईस्वी को उन्होंने अति लघु क्रांतिकारी एकांकी यानी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम रखा सिपाही की तबाही। साथियों ये सिपाही की तबाही वास्तव में आपको झकझोर देगी कि एक सिपाही जो पूरे जीवन अपनी जीवन की अमूल्य निधि देश रक्षा समाज रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी समय 1946 में पेरियार ईबी रामास्वामी बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने कानपुर उत्तर प्रदेश आए थे और 22 मार्च 1947 ईस्वी पेरियार ललई सिंह की एक अपील पर विभिन्न इन्फेंट्रियों, लाइसेंस घरों, तोपखानों व ट्रांसपोर्टों के आर्मी के जवानों ने इस्तीफा दे दिया। साथियों ये उस समय की कहानी है जब हम गुलाम थे। फिर साथियों आगे जो ये इस्तीफा दिया 23 मार्च 1947 को सेकेंडरी इन्फेंट्री कंपू ब्रिगेड ने सुबह परेड बंद ये हड़ताल शुरू कर दी। यानी जो ये ब्रिगेड बनी थी इसने हड़ताल शुरू कर दी। इससे अंग्रेजों में हड़कंप मच गया और 29 मार्च 1947 ईस्वी को पेरियार ललई सिंह ने शाम को सैनिकों के एक बड़े समूह में घुसकर अफसरान हम सबको बागी समझते हैं। हाँ हम सब बागी हैं। यानी ललई सिंह जी सैनिकों के एक बड़े समूह में घुसकर कहा, अफसरान हम सबको बागी समझते हैं। हाँ हम सब बागी हैं। इस पर सभी सैनिकों ने कहा, हाँ हम सब बागी हैं। अब हम देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता हेतु आगे बढ़ेंगे। सैनिकों ने कहा, हाई कमांडर ललई सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। 9 माह 15 दिन के दिन देश की स्वतंत्रता के लिए जेल की सजा काटी। साथियों ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो अंग्रेजों से न डरा वो सैनिक, वो सिपाही कितना जाबाज था। साथियों 29 मार्च 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजी उपनिवेशी सेना ने और ग्वालियर स्टेट
स्वतंत्रता संग्राम तथा सेना में विद्रोह करने के आरोप में 119 ताजीराते हिंद ग्वालियर, धारा 131 ताजीराते हिंद सैनिक विद्रोह के अंतर्गत जिला गिर्द ग्वालियर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कई और साथियों को राजबंदी बनाया गया। 29 मार्च 1947 से 12 जनवरी 1948 तक जेल में रहे। देश की स्वतंत्रता के लिए लगभग 9 माह 15 दिन जेल में रहे। साथियों, आप समझ सकते हैं, यानी कि आजादी के बाद 1948 तक ये जेल में रहे। ये बड़ा अपने आप में एक मिसाल है कि आजादी के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाई। 30 अप्रैल 1947 ईस्वी सजा याफ्ता पेरियार ललई सिंह और 25 हेड कांस्टेबल साथियों को सेंट्रल जेल के लाइन 50 में रिफ्रेशर कोर्स के नाम पर 30 अप्रैल 1947 ईस्वी से 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी तक नजरबंद रखा गया। यह अपने आप में एक बड़ी दुर्दांत घटना है या कहानी है। साथियों, वो सिपाही जो समाज के लिए जीता था, वो सिपाही जो अपने देश के लिए जीता था, वो सिपाही जो अपने सैनिकों के लिए जीता था, वो सिपाही जो अपने परिवार के लिए न जी पाया। पत्नी क्षय रोग से ग्रसित होकर मर गई, लेकिन वो व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता रहा और पग पग पर अपने समाज, अपने साथी सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, असमानता और अस्पृश्यता के खिलाफ। इसके लिए उन्हें जो मनुवादी था, ब्राह्मण था, उसने उनकी नौकरी खाने के लिए शिकायत कर दी और उसे अपने पद से मुक्त करने के लिए अपील कर दी। साथियों, ये वही सिपाही था जिसने पुस्तक लिखी सिपाही की तबाही, और वो सिपाही की तबाही पुस्तक वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है कि ये सिपाही जो ललई सिंह यादव थे, वो हमारे समाज के सच्चे वो सिपाही थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी परिवार की, अपने बच्चे की तबाही कर दी, लेकिन अपने समाज का साथ न छोड़ा कि समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। आगे चल के हम इनकी जीवनी अगले भाग में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, आपके इस महापुरुष की, कि उन्होंने कितना संघर्ष आपके लिए किया, कितना आपको समाज में संघर्ष झेलना पड़ा। आज आप समझ सकते हैं कि आप जरा सी कोई पोस्ट कर देते हैं धर्म या किसी परंपरा के नाम पर, तो झट से आपके खिलाफ एक्शन हो जाता है। उस समय उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जब सोचो मनुवादियों का पूरा वर्चस्व था। तो साथियों, ऐसे थे हमारे ललई जी। और अगला भाग देखना ना भूलें, क्योंकि आपके इस महापुरुष की पूरी जीवनी कितनी कष्टमय, कितनी संघर्षमय थी, इससे आपको बड़ी सीख मिलेगी। तो साथियों, इसी के साथ विदा। नमस्कार, जय जोहार।